जय श्री राम बच्चों। आई नो एक बहुत बड़ा गैप आ गया था हमारे लेक्चर से बीच में। देयर वर सम इश्यूज आई वाज गोइंग थ्रू, बट नो प्रॉब्लम। वी विल नाउ स्टार्ट अगेन एंड वी विल बी नाउ रेगुलर। ठीक है, अब अपन ट्राई करेंगे वापस से रेगुलरिटी बनाए रखें। प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन है, उसके बाद हम लोग डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहला प्रॉब्लम है रेगुलर पॉलीगन ऑफ 15 साइड्स इज कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, in how many ways can a triangle be formed using the vertices of polygons such that no side of triangle is same as that of polygon? अच्छा ठीक है, समझते हैं क्या क्या है ना, डायग्राम बनाते हैं और विजुलाइज करते हैं। देखो 15 साइड्स ऑफ अ पॉलीगन, अब आपको इतना तो पता होगा ना, मैंने आपको बताया है कि एक एन वर्टेक्स अगर पॉलीगन है तो वो सारे वर्टाइसेस एक सर्कल पे लाई करते हैं अगर वो पॉलीगन रेगुलर है। ठीक है, अगर एक रेगुलर पॉलीगन है तो सारे 15 वर्टाइसेस एक सर्कल पे लाई करते हैं। ठीक है, तो लेटर से ये वो सर्कल हो गया और इस पे लेटर से 15 वर्टाइसेस आपकी आ गई V1 V2 V3 डॉट 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 V15 तक। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, ये अभी सर्कल में है ना, मैंने तुमसे एक बात कही थी कि अगर मैं सर्कल में सिलेक्शन के टाइम एक वर्टेक्स फिक्स कर दूं तो वो फिर स्ट्रेट लाइन में आ जाता है क्योंकि मेरे पास फिक्स पॉइंट आ जाता है। तो 15C1 वेज में से मैंने पहला वर्टेक्स चूज किया। ठीक है, 15C1 वेज में से मैंने पहला वर्टेक्स चूज किया, तो अब मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई जिसमें सारे पॉइंट्स रहेंगे, जिसमें रिमेनिंग सारे पॉइंट्स रहेंगे। अब भाई उसने बोला है कि मैं नो टू sides of the triangles are the vertices of polygon. No two can be the sides of polygon, मतलब कोई भी दो वर्टेक्स एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। एडजेसेंट वर्टेक्स होने तो साइड बन जाएगी, तो कोई भी दो वर्टेक्स एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो V1 मैंने सिलेक्ट कर लिया तो V1 गया, बचे 14 वर्टेक्स। अब V2 और V15 तो मैं डेफिनेटली सिलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि V1 मैंने सिलेक्ट कर रखा है। तो अब मेरे पास दो और नहीं है, तो रिमेनिंग बचे मेरे पास बेटा 12 वर्टेक्स। अब इन 12 में से मुझे ऐसे दो वर्टेक्स और सिलेक्ट करने हैं सच दैट नो टू आर कॉन्जिक्यूटिव। इस लाइन पे मुझे 12 में से दो और ऐसे सिलेक्ट करने हैं सच दैट नो टू आर कॉन्जिक्यूटिव। तो उसका फॉर्मूला अपन पहले ही बना चुके हैं, n माइनस आर प्लस वन सी आर माइनस वन। तो वो वाला आप फॉर्मूला लगाओगे तो क्या बनेगा, एस सी आर, तो वो बना 12C2 15 सॉरी 13C2। और ऐसे आपके पास रिपीटिशन कितने आएंगे, देखो हमने पहले एक वर्टेक्स सिलेक्ट किया लेट अस से V1, तो अगर मैंने पहला वर्टेक्स V1 सिलेक्ट किया तो एक ट्रायंगल मान लो बना V1 V2 V3। लेट अस से मैंने पहला वर्टेक्स V2 सिलेक्ट किया था तो वो बनता V1 V3। भाई ये दोनों ट्रायंगल तो सेम है, तो अगर एक वर्टेक्स प्री सिलेक्टेड है तो कितने सेम ट्रायंगल बनेंगे, तीन। तो डिवाइड बाय 3 कर दो, 3 3 की रेपिटेशन आएगी, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, n माइनस आर प्लस वन सी आर माइनस n माइनस आर प्लस वन सी आर माइनस वन, ये आपका होता है फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल होता है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है ये वाला, इसी आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग आई हो। सर्कुलर परमुटेशन हमने कैसे यूज किया ये आपको समझ में आया होगा। ये जो इसका बारीक कॉन्सेप्ट है कि मैंने एक पॉइंट अगर फिक्स कर दिया तो सर्कल खुल जाता है, इसमें हमने क्या किया लर्निंग की। पहला तो फिक्स पॉइंट कर लेने से सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेट लाइन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा दूसरा अगर हम एक पॉइंट फिक्स कर रहे हैं तो उससे विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट हमें रेपिटेशन को काउंट करना पड़ेगा। रेपिटेशन काउंट करने पड़ेंगे, क्यों, जब डीजेनरेट फिगर सी बात हो रही है या जब नॉन कॉन्ज्यूरेंट फिगर सी बात हो रही है।
Given 11 points out of which 5 lie on a circle, other than these 5, no 4 lie on one circle. Then maximum number of circles that can be drawn so that each contains at least 3 of the given points. तो यार अब आपको एक बात तो पता है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से थ्रू वन सर्कल पास करता है। अब इसने क्या बोला है 11 पॉइंट से, उनमें से 5 तो एक सर्कल पे लाई करते हैं, ये 5 तो एक सर्कल में लाई कर ही रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अदर देन दीज 5 नो 4 लाई ऑन वन सर्कल, इसका मतलब बाकी 6 पॉइंट जो है वो कुछ इस तरह से, ठीक है। अब कोई भी 4 पॉइंट सर्कल में नहीं आ पाएंगे, हमेशा 3 पॉइंट सा सर्कल बनेगा इस टाइप से ना। अब उसने पूछा आपसे then a maximum number of circles that can be drawn so that each contain at least 3 of the given point, मतलब at least 3 points। तो भाई अगर 3 पॉइंट है तो एक सर्कल डिफाइंड है, तो अगर मैं लेटर से ये और ये पॉइंट उठा लूं तो भी एक सर्कल तो बन ही जाएगा, है ना। लेट से इनके थ्रू मैंने ट्राइंगल बना दिया जो थोड़ा ऐसा सा बनेगा, तो इसके थ्रू भी एक सर्कल पास कर ही जाएगा। हर सर्कल का एक सर्कम, हर ट्राइंगल का एक सर्कम सर्कल होता है। तो मैं 11 में से रैंडमली कोई भी 3 पॉइंट उठा लूं तो मेरे पास एक सर्कल बनेगा, ठीक है। लेकिन ये 5 पॉइंट तो ऑलरेडी एक सर्कल में, तो इन 5 में से मैं कोई भी 3 पॉइंट ना उठाऊं, लेकिन ये खुद में एक सर्कल बना रहे, तो वो +1 मुझे करना पड़ेगा, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। 11 में से कोई भी 3 पॉइंट उठाया वो एक सर्कल बनाएगा, लेकिन ये 5 पॉइंट तो ऑलरेडी सर्कल में थे, इनमें से मैं कोई भी 3 पॉइंट उठाऊंगा तो यही सर्कल वापस रिपीट हो रहा होगा, यही सर्कल वापस रिपीट हो रहा होगा। लेट्स से मैंने ये और ये पॉइंट सिलेक्ट किया होता तो ये यही सर्कल तो बन रहा होता ना। 3 पॉइंट से पास करने वाला एक सर्कल डिस्टेंट सर्कल होता है, तो यही सर्कल होता बार बार। तो वो 5C3 मैंने हटा दी, लेकिन ये सर्कल एक बार तो बन रहा है तो वो +1 कर दिया मैंने। तो 11C3 - 5C3 +1 परफॉर्म करोगे तो 156 हमारे से आंसर बनेगा। Next step, find the number of permutations of the word Aurobind in which vowels appear in an alphabetical order। ये कैसे करना है भाई, ठीक है कोई नहीं, पहले आपने वॉवल्स को फिक्स कर दिया, वॉवल्स को फिक्स कर दिया, इधर पे ए ही आएगा, इधर पे आई ही आएगा, मतलब वो आप लिखो तो भी आपको पता है सही ऑर्डर होना चाहिए, ओ आएगा यू आएगा। अब इनके बीच में कितने गैप्स है, 2 3 4 5 n+1 गैप्स बनेंगे। इन 5 गैप्स में से मुझे in which vowel appears in an alphabetical order, इन 5 में से मुझे कोई भी कितने गैप चुनने हैं, जितने कॉन्सोनेंट्स बचे आर बी डी, आर बी डी, 5 में से 3 मैंने गैप चुन लिए, और इन कंसोनेंट्स में मैं किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकता हूँ 3 फैक्टोरियल वेज में से, वॉवल्स तो इसी में मेरे। तो ये कितना आएगा, 5C3 10 होता है, 3 फैक्टोरियल 6, तो 60 इसका आंसर बनेगा। 60 विल बी द आंसर, और यहाँ पे गैप मेथड से होने वाला सवाल हो गया, ठीक है। 8 chairs are numbered 1 to 8. 2 women and 3 men wish to occupy 1 chair each, ठीक है। तो 5 लोग हैं, 8 चेयर है, ठीक है। फर्स्ट वुमन चूज द चेयर्स, फर्स्ट द वुमेन, ठीक है, वुमन नहीं है, वुमेन मतलब सारी वुमन 1 से लेके 4 तक के बीच में चेयर सेलेक्ट करेगी, और फिर मेन जो है रिमेनिंग अमंस्ट द रिमेनिंग। अब अमंस्ट द रिमेनिंग मतलब ये नहीं कि 5 6 7 8 में से, जो भी 1 2 3 4 में से भी मान लो लेटर से कोई बच जाती है, क्योंकि 2 ही वुमेन है ना, तो लेटर से मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो वुमन तो 4 में से कोई 2 चेयर्स चूज कर लेंगी और 2 फैक्टोरियल वेज में से बैठ जाएंगी। इन 4 में से उन्होंने कोई सी भी 2 चेयर सिलेक्ट की और 2 फैक्टोरियल वेज में से बैठ गई। अब मैन के पास तो 2 चॉइस है। मैन के लिए एक चॉइस तो ये है कि जो 3 मैन है वो 5 6 7 8 में से चेयर उठाए, तो वो 4C3 वेज में से बैठेंगे और 3 फैक्टोरियल वेज में से अरेंज करेंगे। प्लस कोई 2 मेल ये 2 चेयर बची हुई 2 चेयर में से उठा ले, तो बची हुई 2 चेयर में वो लोग 2 वेज में से बैठ सकते हैं, वो हो जाए 2 मेल। अब कितने मेल बचे? 2 मेल। और यहाँ पे कितनी चेयर है? 4, तो 4C2 और वो भी अगेन 2 फैक्टोरियल वेज में से बैठ सकते हैं। तो ये तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा। समझ है? समझे बबुआ? कि लड़कियां होता तो फिक्स था कि 1 से लेके 4 में ही बैठेंगी, तो उनका तो हमने 4C2 में से कोई भी 2 चेयर सिलेक्ट की और 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर दिया। रिमेनिंग लड़के थे तो उनके पास 2 चॉइस थी कि वो सारी चेयर थी 5 6 7 8 में से, या वो 2 चेयर जो यहाँ पे बच रही होगी वो ले ले, वहां पे उनके पास 2 वेज थे, और यहाँ पे 4C2 में से बची 2 ले लें इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये आपका आंसर हो जाता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ वेज टू फिल A and B so that no row remains empty। इसमें मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन करवाता हूँ और उसके बाद ये आपका होमवर्क है। आप एक बात ऑब्जर्व करना, लेटर से मैंने किसी भी रो में तीनों ब्लॉक्स भर दिए, ये जो 3 वाले तीनों भर दिए, तो 3 चले गए, फिर मुझे नो रो एम्प्टी रखनी, तो ये और ये तो भरना ही पड़ेगा। तो लेटर से मैंने 2, ऐसे मान लो 2 रोज भर दिए 3 से, मान लो ये और ये, और फिर एक एक भरना ही है, तो 3 और 3 6 तो वैसे इधर ही हो जाए, और 6 ही मेरे पास ऑप्शन है, तो कोई भी रो में 3 3 आ नहीं सकते। लेटर से फिर मेरे पास 2 और 1 वाला ही चॉइस बचता है, तो अब मुझे एक ऐसी रो चाहिए जिसमें 3 ब्लॉक्स फिल है। ठीक है, एक ऐसी रो चाहिए जिसमें 3 ब्लॉक्स फिल है, और एक ऐसी रो चाहिए जिसमें 2 ब्लॉक्स फिल है, और जो 1 वाली है वो तो 1 से ही फिल हो जाएंगी, और इस डिस्ट्रीब्यूशन से मैं फिल कर दूंगा। लेकिन 3 2 1 से भी नहीं होगा, तो मुझे 2 1 से जाना पड़ेगा, 3 तो मैं कर ही नहीं सकता, तो 2 1 1 ऐसे से चढ़ना पड़ेगा, 2 1 1 1 ये वाले डिस्ट्रीब्यूशन से आएंगे। ठीक है, तो आई होप आप अब कर लो ना। ये 5 रो है, तो लेटर से 3 रो वाली कितनी है? 1 2 3, इनमें से पहले तुम्हें 2 चूज करनी होगी जिनमें तुम सिर्फ 2 बॉक्सेस भरोगे, फिर एक चूज करोगे जिसमें एक ही बॉक्स है। ठीक है, सो ट्राई करना, ये यहाँ से तुम्हारा होमवर्क है ना, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट है फाइंड नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स x1 x2 x3 x4 satisfying। पहला है x1 लेस देन x2 लेस देन और इक्वल टू x3 एंड लेस देन x4। तो इससे ना 2 केसेस में डिवाइड कर दो भाई। एक हो सकता है x1 लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन x4, एक हो सकता है x1 लेस देन x2 इक्वल टू x3 एंड लेस देन x4। इसमें कितने नंबर बन सकते हैं? क्या मैं 0 सिलेक्ट कर सकता हूँ? मान लो मैंने 0 सिलेक्ट कर लिया गलती से, तो वो तो x1 में ही जाएगा, क्योंकि 0 से छोटा तो कोई नंबर है नहीं, और x1 0 हो नहीं सकता, तो 0 मैं ले नहीं सकता। तो 9 में से मैं कोई भी 4 नंबर ले लूं, तो वो हमेशा, जो भी मैं 4 नंबर लूंगा, वो हमेशा, मैं उन्हें हमेशा इस ऑर्डर में अरेंज कर सकता हूँ ना। कोई भी 4 है, लेटर से 4 8 7 2, मैं उन्हें इजीली इस वे में अरेंज कर सकता हूँ, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट तो 1 ही है, तो 9C 4 वेज हो जाए इससे, प्लस x2 इक्वल टू x3, मतलब अब मुझे सिर्फ 3 ही नंबर सेलेक्ट करने, तो वो मैं 9C3 वेज में से सिलेक्ट करूंगा, वो मैं 9C3 वेज में से सिलेक्ट करूंगा। समझ है? ये डन है ना यार, क्योंकि 2 नंबर तो सेम हो जाए, तो मैं सिर्फ 3 सिलेक्ट करूंगा 9C3 वेज में से। अरेंज करने का तो एक ही मेथड है, अरेंज करने का तो एक ही मेथड है। बट व्हाट अबाउट दिस चीज, x1 x2 x3 x4, इसमें मैं कुछ बता पा रहा हूँ क्या? सबसे छोटा नंबर x1 ही है या x3? अभी श्योरिटी है नहीं, अभी श्योरिटी है नहीं,
तो लेटेस्ट से इसमें आपके पास एक चीज ऐड करनी होगी कि जीरो इंक्लूडेड है तो वो सिर्फ H3 पे जाना चाहिए और कहीं नहीं जाना चाहिए। अगर जीरो इंक्लूड कर रहे हो तो H3 पे जाना चाहिए, उसके बाद आप H1 H2 H4 पे हो, ठीक है। और H3 अगर जीरो बन गया तो ये वाली कंडीशन तो ऑलवेज सेटिस्फाई हो जाएगी, रिमेनिंग बचेगी इतनी, और ये वाली कंडीशन भी ऑलवेज सेटिस्फाई रहेगी अगर H3 जीरो हो गया। जीरो नहीं लेते हो तो अगेन तुम्हारे पास भाई ये 9C4 में से लो और इस ऑर्डर में अरेंज करना है। अब क्या ये डेफिनेट ऑर्डर बनता है, ये हमें देखना होगा। तो ये डेफिनेट ऑर्डर तो ऑब्वियसली नहीं बनेगा, तो हमें पेयर पेयर में करना होगा। 9 लाइक अगर मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना है ना, तो मुझे ये पता है कि H2 जो है वो H3 से भी बड़ा है, H1 से भी बड़ा है, H3 H4 से छोटा है, H2 से छोटा है, H1 H3 में कोई रिलेशन नहीं है। तो आप सोचो, मैं चार डायरेक्टली सिलेक्ट करके नहीं बोल सकता कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर रहेगा, तो यहाँ मुझे सोचना होगा। तो यहाँ मैं कैसे सोचना स्टार्ट कर सकता हूँ कि H2 मेरा जो है वो ऑब्वियस सी बात है दो नंबर से बड़ा है, ठीक है। तो H2 मेरा मेरे को पता है कि यार ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 तो आना चाहिए, क्योंकि लेटर से ये 1 होता तो इधर चॉइस, इधर 2 ले लूं मैं तो यहाँ 0 1 रख सकता हूँ। तो H2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये मुझे पता है, ठीक है। और इस हिसाब से अब तुम्हें केस लेने चाहिए। सिमिलरली H4 के लिए तुम्हारे पास क्या है कि H4 बेटा मेरा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, क्योंकि H4 H3 से बड़ा है। मुझे H1 और H4 में अभी कोई रिलेशन नहीं पता है, ठीक है। H1 और H4 में मुझे कोई रिलेशन नहीं पता है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, इसका पार्ट 2 सोचना समझना कैसे होगा, है ना। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो है ये वैसे तो क्वेश्चन नहीं है, ये आपके कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए लिया गया है, विच इज ऑफ कैटलान नंबर्स, ठीक है। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, बट मे बी लेक्चर के एंड में या फिर एक नेक्स्ट लेक्चर में लाऊंगा। तब तक आप चाहो और आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो यू कैन लुक अप ऑन द इंटरनेट एंड सर्च ऑन कैटलान नंबर्स, ठीक है। व्हाट आर कैटलान नंबर्स, तो वहां से हम लोग सोचेंगे ना। तो अब अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए ना, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, लेटर से मेरे पास N1 टाइप का ऑब्जेक्ट 1 है, N2 टाइप के ऑब्जेक्ट 2 है, N3 टाइप की ऑब्जेक्ट 3 है, ठीक है। ऐसा मान लो पीछे, ठीक है। N1 टाइप के O1 है, N2 टाइप का O2 है, N3 टाइप की O3 है, और मुझे इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं कैसे करूंगा, N1 प्लस N2 प्लस N3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N1 फैक्टोरियल, N2 फैक्टोरियल, N3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये हो जाए नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड। और डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकता हूँ, 3 फैक्टोरियल वेज लगा दिए, है ना। इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं दूंगा, इस क्वेश्चन से थ्रू समझ जाएंगे, है ना। लेकिन लेटर से इसमें आ जाए वो रिपीटिशन वाली गेम आ गई कि लेटर से A टाइम्स N1 है, B टाइम्स N2 है, C टाइम्स N3 है, तो फिर इस टाइप का फॉर्मूला बनेगा। और डिवाइड किससे होगा, A फैक्टोरियल, B फैक्टोरियल, C फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि N1 के A ऑब्जेक्ट्स में, है ना, ये अपन ने पढ़ा, और 3 फैक्टोरियल वेज से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, इसे समझते हैं थोड़ा। मान लो मेरे पास 5 चॉकलेट्स है, 5 चॉकलेट्स है ऑफ सेम ब्रांड, ठीक है। और मुझे डिवाइड करनी है, डिवाइड अमन, लेटर से मुझे इनको डिवाइड करना है अमन ABC, सच दैट मैंने ये भी मेंशन कर रहा था कि A को 2 मिले, B को सिर्फ एक ही मिले,
सी को भी सिर्फ एक ही मिले, ठीक है। अब क्योंकि ये सेम ब्रांड है तो C1 C2 C3 C4 C5, तो इसमें करने का एक ही मेथड है कि यार पांचों डेयरी मिल्क है, कोई सी दो इसको दे दे, एक इसको दे दे, एक इसको दे दे, फर्क तो पड़ेगा नहीं, तब तो फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन अब मान लो ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स होती, तो अब फर्क पड़ता है ना कौन सी दो तुम किसको देते हो, अब फर्क पड़ता है कौन सी दो किसको देते हो, अब डिफरेंट ब्रांड है। तो पांच में से दो तुमने लेटेस्ट से कोई सी दो चॉकलेट ब्रांड वन ब्रांड टू सिलेक्ट की, वो एट होती। तो अब कितनी चॉकलेट्स बची, अब तीन बची। उन तीन में से तुमने लेटेस्ट से एट सिलेक्ट करी, ठीक है, एट सिलेक्ट करी और वो बी को दी, और फिर तुमने रिमेनिंग दो में से एक सिलेक्ट करी और वो एक सी को दी। तो ये हो गया डिवाइड करने का मेथड, और इसी को हम लोग फॉर्मूले के थ्रू ऐसे कर लेते हैं कि बार बार ऐसे ना जाना पड़े, तो इजी हमने फॉर्मूला ही बना लिया। अब एक एग्जांपल लेते तो आपको जल्दी समझ में आएगा। सब बड़ा फेमस एग्जांपल है, नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड अ डेक ऑफ कार्ड्स, ठीक है। डेक ऑफ कार्ड्स में मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा ना, सो दैट each receive each receive equal number of cards, each receive equal number of cards if there are four people, ठीक है, each receive equal number of cards, ठीक है। तो टोटल कार्ड्स कितने, 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, सबको इक्वल मिलना है, मतलब सबको 13 13 13 13 कार्ड्स देने हैं मुझे, तो 13 फैक्टोरियल। और इन कार्ड्स में सब डिस्टिंक्ट कार्ड्स होंगे ना, ये 13 में आपको पता होगा कुछ स्पेड है, कुछ किंग है, कुछ हार्ट है, कुछ एस है ना, वो क्लब्स जो होते हैं। तो 13 फैक्टोरियल की पावर 4, ठीक है, 13 फैक्टोरियल की पावर 4, 4 फैक्टोरियल यहाँ आएगा। लेकिन मुझे अब इन्हें चार में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 4 फैक्टोरियल वेज हो जाए इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने के, तो आंसर क्या बन गया, 52 फैक्टोरियल बाय 13 फैक्टोरियल की पावर 4, है ना। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं देखने गया था, कुछ अच्छा था। तो अभी मैंने आपको क्या बोला, चार पीपल में इक्वल नंबर ऑफ कार्ड्स बांटने हैं। अब मैं बोल रहा हूं इक्वल पार्ट्स ऑफ कार्ड, ये क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि सबको जो डिस्ट्रीब्यूशन करोगे वो सेम रहेगा, समझ रहे हो, मतलब मुझे अब सिर्फ डिवीजन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन का अकाउंट ही नहीं लेना है। तो उसमें से ये 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई बस नहीं करना पड़ा। यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि किसी को भी कुछ भी दे दो पर नंबर सेम होना चाहिए। यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि तुम जो दे रहे हो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, मतलब सब वो जो स्टैक दोगे ना वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ मेरा आंसर बन जाएगा 52 फैक्टोरियल बाय 13 फैक्टोरियल की पावर 4, और यहाँ पे डिवाइड में 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। तो डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आई होप ये फॉर्मूला अप्लाई करना समझ रहे हो कैसे करना है ना। तुम चाहो तो मैं यहाँ से तुम्हें फॉर्मूलाज पढ़ पढ़ के बता दूं, बट मुझे नहीं लगता है कि उस चीज से तुम्हें समझ में आएगा, रादर देन जो तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करके समझ में आएगा। तो एक प्रॉब्लम देते ना, ये देते हैं, इस टाइप के प्रॉब्लम्स तो बच्चे थोड़ा लेंदी मानते हैं, तो लेट्स सी, है ना, इसमें तो हालांकि थोड़ा इजी है। ओके,
In how many ways can 7 departments be divided among 3 ministers? ठीक है, 7 डिपार्टमेंट्स है तो सातों डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट्स होगी, सच दैट among 3 ministers और 3 मिनिस्टर्स है, सच दैट एवरी मिनिस्टर गेट्स एटलीस्ट वन, एक तो सबको मिले और 4 से ज्यादा किसी को ना मिले। तो ठीक है, लेट अस से 8 मिनिस्टर M1 है, 8 मिनिस्टर M2 है, 8 मिनिस्टर M3 है। इससे लेटर से मैंने H1 डिपार्टमेंट्स दिए, सो H2 दिए, सो H3 दिए। मुझे क्या पता है यार, H1 प्लस H2 प्लस H3 7 होना चाहिए, तो मैं कैसे कैसे कर सकता हूँ। और मुझे ये भी पता है 4 से ज्यादा मैं किसी को नहीं दूंगा। अच्छा, तो यार मैंने बोला यार कि 1 2 4 ये तो बन ही रहा है, ठीक है। फिर मैं कर सकता हूँ 2 2 3, क्या इससे अलावा मैं और कोई सा केस ले सकता हूँ? क्योंकि मुझे 4 से ज्यादा नहीं देनी, तो मैं कम तो कर ही नहीं सकता हूँ। लेटर से मैंने यहाँ या यहाँ से 1 कम किया होता तो ये 5 हो जाता, जो कि पॉसिबल ही नहीं। हाँ, लेटर से तुमने बोला यार मैं यहाँ से अगर एक कम कर दूँ 2, तो यहाँ से बढ़ाऊंगा 3 और फिर 2, तो इसी के मतलब डिवीजन के तो यही केस बनेंगे ना, इन डिवीजन से डिस्ट्रीब्यूट तो मैं कर दूंगा। तो मैंने बोला M1 के पास जाए 1 डिपार्टमेंट, M2 के पास जाए कोई 2 डिपार्टमेंट और M3 के पास जाए 4 डिपार्टमेंट। तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब M1 के पास 1 या 1 फैक्टोरियल, कोई 2 डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट है 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। कोई सेम चीज रिपीट हुई क्या? नहीं, 2 अलग डिपार्टमेंट है, बस ये हुआ, ठीक है। और इसके मेरे पास इतने वेज थे डिस्ट्रीब्यूट करने के, 3 फैक्टोरियल वेज, प्लस 2 2 3 में अगर मुझे डिवाइड करना है तो 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इनटू 2 टू 3 को डिवाइड करने के 3 फैक्टोरियल वेज तो होंगे नहीं, 3 फैक्टोरियल बाय 2 वेज होंगे, क्योंकि एक चीज 2 बार आ गई। तो ये मेरा आंसर बन जाएगा, ठीक है, ये मेरा आंसर बन जाएगा, राइट। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लाता है, ठीक है यार। और तो मुझे मतलब ऐसा कोई बहुत खास एग्जांपल मिला नहीं, तो डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन से भी सिंपल सा फॉर्मूला है, और आई होप आपको ये लगाना आ गया है ना। इसको लोग बहुत कॉम्प्लेक्स वे में पढ़ाते हैं, बहुत सारे केसेस ले लेके पढ़ाते हैं। ऐसा आपको कुछ भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन, आपको अपना सिर्फ सिंपल ब्रेन लगाना है। आप अगर ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि कब डिवीजन है और कब डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सिंपल है भाई। डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, समझे ना, डिस्ट्रीब्यूशन होगा जब डिविजन्स डिविजन्स या डिवाइडेड ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सेम, है ना भाई। अब अगर मान लो सभी को ऐसा ही मिल रहा है कि एक कैडबरी होनी चाहिए, एक मिल्की बार होनी चाहिए और एक लेटस से तुम्हारी किटकैट होनी चाहिए, और इसी तरह से मुझे सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसी तरह से मुझे लेट से सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो फिर इसमें मैं 3 फैक्टोरियल वेज या n फैक्टोरियल वेज से क्यों मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि ऑर्डर तो थीम तो सेम ही है, बस डिवीजन का मामला है, डिवीजन का मामला है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, डिवीजन अलग है, तो आप n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बस सिंपल इतना सा ये कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको इक्वल अनइक्वल और पूरी वो फॉर्मूला वैसे नहीं रखना है, आपको अपने फील से जाना है ना। हमने आपको ये बता दिया कि कैसे रिपीटिशन आ रहा है तो कैसे डील करना है, ये आप समझ जाए, है ना। लेट अस से n1 के a ऑब्जेक्ट्स थे, n2 टाइप के b ऑब्जेक्ट्स थे, n3 टाइप के c ऑब्जेक्ट्स थे, तो वो चीज से हमने आपको डील करना सिखा दिया, रिपीटिशन से आपको डील करना हमने सिखा दिया है, ठीक है। अगर एक सवाल और करना चाहते हो तो लेट अस से तुम्हारे पास 18 चॉकलेट्स है ऑफ, या 18 नहीं, थोड़ा नंबर थोड़ा कम लेते हैं, लेट अस से 7 चॉकलेट्स है ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स, और मैं आपसे कहता हूं डिस्ट्रीब्यूट them among
five children, such that each of them receive at least one. ठीक है, ये आप होमवर्क में ट्राई करना है, रिसीव एटलीस्ट वन। तो इसी टाइप के सवाल बनते हैं, आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और इक्वेशन निकालनी आनी चाहिए। अब जैसे इसमें 5 चिल्ड्रन है ना, C1 C2 C3 C4 C5, 7 चॉकलेट्स और मुझे सबको एक एक देनी है, तो मैं कितने वेज में से डिवाइड करूं? तो 2 2 4, ये हो जाए तरीका। ठीक है, फिर क्या हो सकता है कि 1 2 2 और 1 1 1। ठीक है, तो एक तो हो जाए कि ये वाला तरीका हो जाए ना, तो ऑटोमेटिक आप देख रहे ये जो पावर बन रही है ना, 2 2 1 1 1, तो ये बना 5 फैक्टोरियल बाय, अब 2 फैक्टोरियल 2 बार आ रहा है, तो वो 2 फैक्टोरियल स्क्वायर तुम ऐसे भी कर सकते हो कि ये 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, और ऐसा तो है नहीं कि तुमने जो 2 चॉकलेट्स दी है, लेट से तुमने C1 पे जो भी 2 चॉकलेट्स दी है वो सेम ही ब्रांड की दी होगी, ऐसा तो मैं बोल नहीं रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे अब तुम्हें 2 फैक्टोरियल से करने की तो जरूरत है नहीं, बस अब तुम्हें क्या करना है, ये डिवीजन लेट से 5 फैक्टोरियल था, सॉरी 7 फैक्टोरियल था, और इनके तुम 5 बच्चों में 5 फैक्टोरियल वेज में से अरेंज करा दोगे ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर क्योंकि ये 2 फैक्टोरियल आपका 2 2 1 1 1 ऐसा था ना, तो 1 फैक्टोरियल बेटा 3 बार आया, तो 3 फैक्टोरियल टाइम्स 1 आया, और 2 फैक्टोरियल 2 बार था, तो 2 फैक्टोरियल टाइम मतलब 2 2 बार था ना, तो 2 फैक्टोरियल से और एक नया मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से ये फॉर्मूला अप्लाई करना है ना। तो आपका अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ कि अगर आपके n, लेटर से आपके पास n ऑब्जेक्ट्स है और आप उन्हें कुछ इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट करते हो कि a1 टाइम्स एक नंबर h1 आ रहा है, या फिर h1 टाइम्स एक इंटीजर a1 है, उसमें h2 टाइम्स a2 है, डॉट 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 hn टाइम्स an है, तो इसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय h1 फैक्टोरियल, है ना, h1 टाइम्स a1 है, h2 टाइम्स a2 है, ऐसा ऐसा है, तो h1 फैक्टोरियल की पावर a1 इंटू h2 फैक्टोरियल की पावर a2, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इंटू a1 फैक्टोरियल a2 फैक्टोरियल, मतलब h1 जो है वो a1 टाइम्स आ रहा है, h2 जो है वो a2 टाइम्स आ रहा है, ऐसा an फैक्टोरियल, और लेटर से मुझे इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है, और ये r लो तो r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई। ठीक है, दिस इज जस्ट सिंपल फॉर्मूला ऑफ डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसके आप तो डायरेक्ट सवाल आपको कोई भी रेफरेंस बुक करोगे ना, बहुत मिलेंगे, फॉर्मूला लगाते जाना, इजीली सॉल्व हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन आई थिंक एडवांस मेन से सिलेबस में नहीं है, आरएमओ प्री आरएमओ के लिए आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, डायरेक्ट सवाल आते हैं फॉर्मूला बेस्ड। अब हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ टॉपिक है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, और अभी हमने डायोफेंटाइन इक्वेशंस, मैंने आपको बताया भी था कि हम काउंटिंग सीखेंगे इन परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, उसका हम बोलते हैं नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, है ना। बट आप ध्यान रखना सिर्फ नॉन नेगेटिव और नॉन नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, बस इन्हीं की काउंटिंग करते हैं ना। नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, लेट अस से h1 plus h2 plus h3 up to hr इक्वल टू n। ठीक, ये इक्वेशन मुझे सॉल्व करनी है, ये इक्वेशन मुझे सॉल्व करनी है ना।
अब अगर मुझे ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, मुझे बताने से कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन है, तो मैंने बोला यार कि ये तो क्या चीज है, मतलब समझ नहीं आई। ठीक है, मैं नहीं यही समझ में, तो मैं तुम्हें दूसरे तरीके से समझाता हूँ। अगर मैं n वंस एंड r जीरो से डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो n वंस एंड r माइनस वन जीरो डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो n वंस एंड r माइनस वन जीरो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या बनेगा, कितने वेज बनेंगे, n प्लस r माइनस वन फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल r माइनस वन फैक्टोरियल। पर सर r माइनस वन ही क्यों, लेट अस से h1 प्लस h2 प्लस h3 प्लस h4, ये बराबर लेट अस से 8 है। ठीक है, तो मैंने बोला मेरे पास मान लो 8 वंस होते, 8 वंस होते। ठीक है, तो वो 8 वंस में कहाँ पे डालता, इन गैप्स में डालता नहीं, और r प्लस वन गैप्स बनते, तो वो r ही बने, उसके लिए मुझे r माइनस वन डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, समझे। तो दिस वाज अ ट्रिक। तो इसका जो सोल्यूशन होता है, जो नंबर ऑफ नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशंस आते हैं या नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस आते हैं, दैट इज गिवन बाय n प्लस r माइनस वन फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल r माइनस वन फैक्टोरियल, दैट इज गिवन बाय n प्लस r माइनस वन c r माइनस वन। ठीक है, इसी में अगर मैं पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस बोलता तो आप जीरो यूज ही नहीं कर सकते हो। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस बोल तो तब आप जीरोस यूज ही नहीं कर सकते, तो वो अब आपका n माइनस वन सी आर माइनस वन बन जाएगा, n माइनस वन सी आर माइनस वन बन जाएगा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले होते हैं। आई होप आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला लॉजिक समझ आया होगा। उसी लॉजिक से आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि अब आप जीरोस तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, आपको n वंस और आर प्लेसेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो लेट अस से क्वेश्चन लिया हमने, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 8 के आपको बताने नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने होंगे। तो आपने बोला सर अभी फॉर्मूला बताया ही है, तो ये हो जाएगा 8 माइनस वन 7 C2। हाँ सही है। अब देखते हैं इनको हम और कैसे कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसी का लेटेस्ट से मैंने आपको एक केस बोला कि h1 प्लस h2 प्लस h3 8 है, जहाँ पे मैंने तो बोला है कि h1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड h2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो अब कितने सोल्यूशन बनेंगे, पॉजिटिव इंटीग्रल। तो मैं बोल सकता हूँ h1 मेरा 2 प्लस ए होना चाहिए, h2 मेरा 3 प्लस a2 a1 और 3 प्लस a2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। यहाँ पे a1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, a2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर मैं ये प्लगिंग कर दूं इक्वेशन में, तो 2 प्लस a1 प्लस 3 प्लस a2 प्लस h3 ये बराबर 8 होना चाहिए। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, a1 प्लस a2 प्लस h3, इसी वैल्यू बेटा कितनी बन गई, 5 बन गई। इसी वैल्यू बेटा 5 बन गई। अब इसलिए मुझे नंबर ऑफ सोल्यूशन चाहिए जहां a1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और h3 ग्रेटर देन 0। तो आप इसमें सिंपल दो दो केसेस ले लो कि एक तो आपने ना यार a1 ग्रेटर देन 0, a2 ग्रेटर देन 0, h3 ग्रेटर देन 0। एक आप वो वाला केस ले लो जिसमें a1 0 बट a2 इज ग्रेटर देन 0, h3 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, उस इस टाइप के दो केस बनेंगे। और एक आप ले लो a1 0, a2 0 एंड h3 ग्रेटर देन 0। तो इससे तो आपको एक ही सोल्यूशन मिलेगा। इससे आपको जितने सोल्यूशन मिलेंगे, कितने मिलेंगे, अपन फॉर्मूला ला के निकाल सकते हैं। तो जब मैं ये वाला केस सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये तीन पॉजिटिव इंटीजर चाहिए मुझे, तो n माइनस वन सी आर माइनस वन, ये मेरा आंसर बन जाएगा 4C2 पहले केस का प्लस।
दूसरा केस मैंने 8 को 0 कर दिया, तो अब मुझे दो पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो 5 माइनस वन सी 2 माइनस वन, और ऐसे दो केसेस पॉसिबल थे। प्लस अब मैंने बोला यार a1 a2 दोनों जो 0 कर दो तो एक ही सोल्यूशन बनेगा, तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशंस बने। कोई मुश्किल आई क्या? कोई मुश्किल आई क्या? नहीं आई। लेट अस सी वन मोर सवाल। इससे तुम्हें नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस बताने सच दैट h1 is less than or equal to h2 is less than equal to h3 less than equal to h4 less than equal to h5। नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस बताने। ठीक है, तो h2 तो मैं बेटा क्या डाल सकता हूँ? अच्छा अच्छा, ये नहीं, ये अभी नहीं, ये तो मल्टीनोमियल से होगा थोड़ा, इसमें अपन मल्टीनोमियल पे जंप मारना पड़ेगा। अभी मल्टीनोमियल वाला नहीं, अभी अपन नॉर्मल केसेस पे चल रहे हैं। तो ठीक है, तुम्हें ये वाला भी समझ में आई क्या होगा कि अगर लेटेस्ट से तुम्हें इस टाइप का ग्रेटर देन इक्वल टू का कंस्ट्रेंट दिया है तो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, 2+a1 डाल दो, 3+a2 डाल दो। ठीक है, लेट्स सी, और अगर कोई केस छूट रहा है मेरा तो ये तो पता ही दिए। हाँ, अब आ जाए इन इक्वेशंस पर। अभी तक अपन इक्वेशंस पढ़ रहे थे। लेट अस सी नाउ एन इन इक्वेशन। पहली देखते हैं, लेट अस से h1 प्लस h2 से लेकर h5 तक दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 18। ये मुझे सॉल्व करना है, और मैंने बोला h1 h2 से लेकर h5 तक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो यार इसको तुम पहले तो दो केसेस में स्प्लिट कर लो। एक तो इक्वालिटी वाला ले लो और एक तुम लेस देन वाला ले लो। एक इक्वालिटी वाला ले लो, एक लेस देन वाला ले लो। अब जब इक्वालिटी वाला लिया है तो कितने वेज में से सोल्यूशन आएंगे? n+r-1 cr-1 22c4 प्लस इसमें अब मुझे सोल्यूशन निकालना है, ये लेस देन 18 है, तो अगर मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर ऐड कर दूं तो ये 18 हो जाएगा। ठीक है, और अब ये पॉजिटिव इंटीजर है तो इसे नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने बनेंगे? 17c5, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व एन इक्वेशन आल्सो। एक एग्जांपल लेते हैं, कंस्ट्रेंट वाले अपन ने कर लिए ना। देखो, हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर देयर टू दिस h इज ग्रेटर, तो इसमें मैंने आपको बताया h से आप ले लो 1+a1, y को ले लो 2+a2, z को ले लो 3+a3, t तो t रहने दो। तो ये आपके पास अब a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस t बराबर बन जाएगा 29 माइनस 6 23। और अब इसने डायरेक्ट इंटीग्रल सॉल्यूशंस पूछे हैं, वो ऑब्वियस सी बात है वो पॉजिटिव इंटीग्रल ही पूछ रहा होगा, है ना। तो ये आपसे जो है मतलब नॉन नेगेटिव पूछ रहा है। ठीक है, नॉन नेगेटिव है क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है ना। नॉन नेगेटिव कितने होते हैं? n+r-1 cr-1। ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रल है तो वो आपको एग्जैक्टली स्पेसिफाई कर देगा। ठीक है, अब आता है वो वाला जिसमें हम लोग को थोड़ा मतलब यहाँ तक का जो इसका पार्ट है ये इजी वाला पार्ट रहता है ना, ये इक्वेशन सॉल्व करना और कंस्ट्रेंट इस दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू की कंस्ट्रेंट अगर वेरिएबल पे हो तो वो सॉल्व करना इजी होता है। ठीक है, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखेंगे दैट इज फ्रॉम कि यार
हम लोग अब थोड़ा बाइनोमियल और मल्टीनोमियल वाला कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। तो ये चीज़ अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में तो पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मुझे आपको थोड़े और अलग लेवल के कॉन्सेप्ट पढ़ाने हैं, ठीक है, थोड़ा सा और हाई लेवल ले जाना है। तो वील स्टार्ट दिस फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे। तो इस क्लास में हम लोग ने थोड़ा नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन और बेसिक्स पढ़ाए, डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन जरा। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन ऑफ binomial and multinomial theorem and how we use generating functions for the number of solutions. This is the inclusion exclusion principle, and then we will be just stop in the lecture this series. ठीक, मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय मां शारदे, टाटा, बाय बाय।